हेलो दोस्तों, मैं संजय सिंह IIGS के YouTube चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो आज पुनः आप लोगों के सामने हम उपस्थित हुए हैं। आज एक नए टॉपिक को लेकर, भारतीय राजव्यवस्था से संबंधित ये टॉपिक है। टॉपिक का जो नाम है वो संविधान की अनुसूची है। जैसा आप अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, संविधान की अनुसूची है। तो पहले एक मैंने वीडियो डाला था संविधान की अनुसूची को लेकर, तो आज उसी वीडियो पर आधारित मैं कुछ आपको प्रश्न करवाऊंगा संविधान के अनुसूची से संबंधित। जो प्रश्न विभिन्न एग्जामों में अभी तक पूछे गए हैं, या फिर कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछने की प्रबल संभावना है। तो उन सभी प्रश्नों को मैंने ध्यानपूर्वक एक जगह एकत्रित किया और आप लोगों के सामने मैं आज प्रस्तुत करूंगा, और उसके उन प्रश्नों पर एक विस्तृत रूप से अध्ययन भी किया जाएगा, जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक समझेंगे और सुनेंगे। और कुछ ऐसे भी बातें होंगी जिसे आपको लगेगा कि नहीं, इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लिया जाए, तो आप उसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। अभी आप लोग घर पर ही बैठकर पढ़ाई कर रहे होंगे। अभी जितने भी इंस्टीट्यूट, जो कोचिंग संस्थान हैं, वो सभी बंद हैं। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं बार बार आप लोगों के सामने वीडियो लेकर उपस्थित हो रहा हूं, जिसके माध्यम से आप पढ़ाई कर सकें और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं। जैसे ही सभी व्यवस्था सामान्य हो जाएगी, विभिन्न एग्जामों का जो डेट है वो आना चालू हो जाएगा, तो उस समय तैयारी अच्छी आपकी नहीं हो पाएगी। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी जो समय है उसका सदुपयोग करें और पढ़ाई पर विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि कंपटीशन का जो स्तर है वो धीरे धीरे काफ़ी बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने कुछ प्रश्न अनुसूची पर आप लोगों के सामने उपस्थित किया है। आप लोग उसे देखेंगे, समझेंगे और अध्ययन करेंगे। चलिए आते हैं संविधान की अनुसूची से संबंधित कुछ प्रश्न। देखिए क्या बोलता है कि वर्तमान में भारतीय संविधान की कुल कितनी अनुसूचियां हैं। समझ रहे हैं बात को? तो सबसे पहले इस अनुसूची को आप अंडरलाइन कर लेंगे और ये देखेंगे कि अनुसूची क्या है। तो उसके बारे में आप लोग यहाँ पर लिखेंगे कि अनुसूची क्या है, इसके बारे में जानेंगे। कैटेगरीज एंड टेबुलेट ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटी, यहाँ पर लिख देंगे कैटेगरीज एंड टेबुलेट ब्यूरोक्रेसी एक्टिविटी, यहाँ पर लिखेंगे ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटी। समझ गए? तो कैटेगरी एंड टेबुलेट ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटी, ब्यूरोक्रेटिक जो प्रशासनिक एक्टिविटी होते हैं उसके कैटेगरी और उनके जो टेबुलेट हैं उनको करने के लिए बात किया गया है यहाँ पर। तो अनुसूची में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कैटेगरीज एंड टेबुलेट ब्यूरोक्रेटिक एक्टिविटी। ठीक है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान की कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो आप लोग बोलेंगे कि वर्तमान में भारतीय अनुसूची की जो संख्या है
वो कितनी है, तो आप यहाँ पर आंसर लगाएंगे कि 12 अनुसूची है हमारा। ठीक है, और हर अनुसूची के बारे में भी हम लोग देखेंगे। पहला हमने क्या देखा कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है, तो आप बोलिएगा कि भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है। ठीक है, अब दूसरे प्रश्न पर हम लोग आते हैं। संविधान सभा की प्रारूप समिति के द्वारा प्रस्तुत प्रारूप संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो जब संविधान सभा हमारा बन रहा था तो उस समय भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची को शामिल किया गया था? तो इसका आंसर कितना होगा? तो इसका आंसर होगा 8 होगा। 8 अनुसूची थी। प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची थी? तो 8 अनुसूची थी। उसके बाद 4 अनुसूची को जोड़ा गया जो विभिन्न संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। संविधान सभा के द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी? संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूची थी? जब हमारा संविधान सभा बना था तो उस समय भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची थी? पहले भी इस प्रश्न का मैंने आपको आंसर दिया है ना कि जब प्रारूप जो समिति था और जो प्रारूप समिति ने जो संविधान का निर्माण किया और उसके बाद उसमें जो अनुसूची को जोड़ा गया तो कितनी अनुसूची थी? तो वो 8 अनुसूची थी। तो इससे ये पता चलता है कि इस प्रश्न का भी आंसर क्या होगा? 8 होगा। ठीक है, बी होगा इसका ऑप्शन। तो 8 अनुसूची ऐसी हैं जो हमारे मूल संविधान में थी। 8 अनुसूची। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आप लोगों को पता होना चाहिए कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई, देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। संविधान सभा की, अगर आपसे प्रश्न पूछेगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी तो क्या बोलिएगा? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, चौथा प्रश्न पर अब हम लोग आते हैं। मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी? फिर वही प्रश्न आ गया। इसका भी आंसर क्या होगा कि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। ठीक है, 5वां नंबर देखिए, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे होंगे कि पहला, दूसरा, 7वां, 9वां क्या होगा? तो इसका आंसर क्या होगा? पहली अनुसूची, पहला। ठीक है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया? तो पहला संविधान संशोधन 1951। यहाँ पर लिख दीजिएगा 1951। पहला संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1951 में आपका पहला संविधान संशोधन हुआ। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर में आएंगे हम लोग। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची भारतीय संविधान में शामिल की गई थी?
बताइए। 6ठा नंबर प्रश्न दिख रहा है आपको कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो कौन सी होगी, तो 10वीं अनुसूची होगी। ठीक है, 10वीं अनुसूची को 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। ठीक है, और 10वीं अनुसूची में क्या बोला गया है, तो यहीं पर लिख दीजिएगा दल बदल के बारे में है, दल बदल के बारे में, दल बदल 10वीं अनुसूची। ठीक है, 10 से 10, 10 से दल बदल, याद रखेंगे। तो 10वीं अनुसूची में दल बदल के बारे में बोला गया है। मैं एक बात और आपको बता देता हूं कि अगर कोई भी पार्टी है, उस पार्टी का 1/3 सदस्य किसी दल में जाकर मिल जाएगा तो वो गैर कानूनी नहीं होगा। 1/3 सदस्य, उस पार्टी का 1/3 सदस्य अगर किसी दल में जाकर मिलता है तो वो गलत नहीं है, वो दल बदल होगा, मान्य होगा। समझ गए बात को। लेकिन अगर कोई एक व्यक्ति या 2 व्यक्ति जाकर मिलते हैं तो उसकी जो पद होगा वो शून्य घोषित माना जाएगा। अगर वो जीत कर जाता है और किसी दल में जाके मिल जाते हैं तो उस पद को शून्य घोषित माना जाएगा। नेक्स्ट, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो आप लोग बताएंगे कि 73वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई। तो 73वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 11वीं अनुसूची किसके बारे में बताता है, यहीं पर छोटा जैसा लिखे, पंचायत के बारे में बताता है। 11वीं अनुसूची पंचायत के निर्माण के बारे में बताता है। और पंचायत में जो विषय है वो कितने विषय हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 29 विषय हैं। पंचायत में कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किसके बारे में, पंचायत के बारे में बताता है। और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। ठीक है, किस अनुसूची के बारे में चर्चा करता है, 11वीं अनुसूची के बारे में। और 11वीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है, पंचायत के बारे में दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो 74वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई है बताइए, तो 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। ठीक है, और 74वां संविधान संशोधन भी कब हुआ था, तो 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। तो यहाँ पर लिख देंगे 74वां संविधान संशोधन कब हुआ, 1992 में। 73वां संविधान संशोधन भी 1992 में, 74वां संविधान संशोधन भी 1992 में हुआ। और 12वीं अनुसूची में क्या बोला गया है, तो 12वीं अनुसूची में पंचायत नगर पालिका के बारे में बोला गया है। नगर पालिका यहाँ लिखेंगे, नगर पालिका का चर्चा है। ठीक है, 11वीं अनुसूची में पंचायत की चर्चा है, 12वीं अनुसूची में नगर पालिका की चर्चा है। और इसमें कितने विषय हैं, तो इसमें 18 विषय हैं, हमने लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन, संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है, तो आप लोगों को पता होगा कि संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है। तो जितने भी पदाधिकारी लोग हैं उनके वेतन से है, इस चीज़ को याद रखेंगे। ठीक है, जैसे राष्ट्रपति का वेतन, प्रधानमंत्री का वेतन, अन्य जो पदाधिकारीगण हैं उनके वेतन का जो वर्णन किया गया है वो द्वितीय अनुसूची में बताया गया है कि टेबुलेट किया गया है कि प्रधानमंत्री की इतना वेतन है तो राष्ट्रपति का कितना वेतन होगा, उपराष्ट्रपति का कितना वेतन होगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कितना वेतन होगा। ये सब का क्या किया गया है, टेबुलेट किया, एक क्रमबद्ध सजाया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है। तो आपको पता है कि भारतीय संघ में शामिल राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है, तो प्रथम अनुसूची में किया गया है।
ठीक है। दूसरी अनुसूची में वेतन के बारे में बताया गया है और पहली अनुसूची में क्या बताया गया है, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बताया। अभी हमारे वर्तमान में राज्य कितने हैं, राज्यों की संख्या वर्तमान में कितना है, तो राज्यों की संख्या वर्तमान में 28 है। और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है, केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो केंद्र शासित क्षेत्रों की संख्या 9 है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। 29 राज्य था, लेकिन जम्मू कश्मीर जो है वो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कन्वर्ट हो गया, जिससे अभी 28 राज्य है और फिर 9 हमारे केंद्र शासित प्रदेश। 9 थे, लेकिन क्या हुआ कि दादर नागर हवेली और दमन दीव को एक साथ कर दिया गया है। दादर नगर हवेली और दमन दीव को एक साथ कर देने के कारण क्या हो गया, अब 8 हो गया। केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में कितने हैं, तो 8 हैं। इस चीज को याद रखेंगे, वर्तमान में 8 हैं। राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, संसद और राज्य विधानमंडल के अधिकारियों, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि के वेतन संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में किया गया है, तो अभी मैंने आपको बताया था कि वेतन के बारे में द्वितीय अनुसूची में बोला गया, तो इसका आंसर क्या होगा, द्वितीय अनुसूची होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है, तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या चीज़ का संबंध दिया गया है, तो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में बोला गया है कि राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, सर्वोच्च न्यायालय के न्याय, ये सब शपथ जो लेंगे वो कहाँ लेंगे, इनको कौन शपथ दिलाएगा, है ना, ये सब का जो वर्णन किया गया है वो तीसरी अनुसूची में किया गया है। नेक्स्ट, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन किया गया है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूची, किस अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, तो चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में बोला कि जैसे झारखंड है या फिर अन्य जो राज्य हैं उनका राज्यसभा में क्या स्थान होगा, कितनी सीटें होंगी उनकी, या केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, मान लीजिए कि दिल्ली और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, तो उसमें और वहाँ पर आपका लोकसभा की सीटें हैं, तो राज्यसभा की भी सीटें हैं, तो कितना होगा सीट, समझ गए। तो इन सीटों का जो ब्यौरा दिया गया है वो चतुर्थ अनुसूची में दिया गया है, चौथी अनुसूची में दिया गया है कि राज्यसभा विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का राज्यसभा में कितना सीट होगा। ठीक, 14 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान की छठी अनुसूची का प्रमुख उपबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, छठी अनुसूची का संबंध किससे है, तो आप लोग जानते होंगे कि छठी अनुसूची का संबंध उत्तर पूर्व भारत के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। ठीक है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है आपका छठी अनुसूची में, छठी अनुसूची में। ठीक है, याद रखेंगे। 15, भारतीय संविधान के 22 भाषाओं को राज्यसभा में दर्जा प्रदान किया गया, इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो भाषा के जो बारे में बताया गया है वो 8वीं अनुसूची के बारे में, 8वीं अनुसूची में बताया गया है कि भाषा का वर्णन किया गया है 8वीं अनुसूची में। प्रारंभ में 14 भाषा थी, अभी कितनी भाषा है, अभी 22 भाषा है। प्रारंभ में कितनी भाषा थी, तो प्रारंभ में 14 भाषा थी, अभी कितनी भाषा है, तो प्रारंभ में 14 भाषा थी, अभी कितनी है, तो 22 है। ठीक है, और इसका वर्णन किस अनुसूची में है, तो अनुसूची 8 में है। भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में उपबंध किया गया, तो अभी मैंने बताया था कि 8वीं अनुसूची में भाषा दिया गया, तो इस ऑप्शन में भी क्या होगा, भाषाओं के साथ, ये आंसर होगा इसका। नेक्स्ट,
किसी अधिनियम को संविधान के किसी अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किस न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है? तो देखिए, इसमें जो बोला गया है इसका आंसर जो होगा वो 9वीं अनुसूची होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, 9वीं अनुसूची को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। समझ गए बात को? लेकिन अब इसमें कुछ परिवर्तन कर दिया गया है। परिवर्तन क्या किया गया है कि वर्ष 2007 में ये परिवर्तन किया गया था कि 24 अप्रैल 1975 के बाद जितने भी मामले गए हैं, जो भी मामले 9वीं अनुसूची में डाली गई है, उन सभी मामलों का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जाएगा। लेकिन 1975 के तक के मामले जो है ना, उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा। ऐसा नियम बनाया गया आपका 2007 में कि 1975 के पहले तक की जो भी बातें उसमें दी गई है, 9वीं अनुसूची में जो भी बातें रखी गई है, उसका न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा। लेकिन 1975 के बाद जो भी बातें 9वीं अनुसूची में डाली गई है, उसका न्यायिक पुनर्विलोकन होगा। ये नियम बना 2007 में। 2007 से पहले ये नियम था कि 9वीं अनुसूची का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा। न्यायिक पुनर्विलोकन करने का मतलब ये हुआ कि न्यायालय उसको फिर से रिव्यू या फिर से उस जांच पड़ताल नहीं कर सकती, उसमें अगर कोई बातों को रख दिया गया हो तब, है ना, 2007 से पहले। लेकिन 2007 के बाद अब ये नियम चेंज हो गया। 9वीं अनुसूची को भी लेकर आप सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय उसका न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकती है 9वीं अनुसूची का। ठीक है, क्लियर है? इसमें 2 चीज़ को जरूर आप याद रखेंगे। पहला 2007, दूसरा 24 अप्रैल 1975। 24 अप्रैल 1975 के बाद के मामलों का न्यायिक पुनर्विलोकन होगा, उसके पहले के मामलों का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं होगा। 2007 में ये नियम बना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं। किस राज्य में आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर क्या होगा? तमिलनाडु होगा। याद रखेंगे। ठीक है, भारतीय संविधान में देखिए, MPPCS में ये प्रश्न पूछा हुआ था 2010 में। भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दी गई है? तो अनुसूची 10 में दी गई है। ठीक है, तो इस प्रकार मैंने आपको अनुसूची से संबंधित प्रश्न बताया और इस प्रश्न का आंसर भी मैंने आपको करवाया। कुछ विस्तृत रूप से अध्ययन भी हमने किया। तो ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगा होगा, जैसा मेरा पूर्ण विश्वास है। और अनुसूची एक ऐसा टॉपिक है, अभी देखेंगे आप CDS 2020 का क्वेश्चन उठाइए, CDS 2020 का प्रथम पाली का क्वेश्चन आप उठाइए, तो CDS 2020 में भी अनुसूची के बारे में प्रश्न पूछा है। ठीक है, उसमें प्रश्न क्या पूछा था कि 5वीं अनुसूची प्लस 6ठी अनुसूची में क्या विषय रखे गए हैं। इस तरह के 2 अनुसूची को एक साथ जोड़कर प्रश्न पूछा था। तो अनुसूची से संबंधित विभिन्न एग्जामों में बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप प्लीज़, हमारा रिक्वेस्ट है कि आप अनुसूची को ध्यानपूर्वक देखें, और जहाँ भी अनुसूची से संबंधित अगर कोई प्रश्न आपसे नहीं बन रहा है तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके पास है ही, 9955281831। इस पर आप अपना मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको अनुसूची के बारे में एक संक्षिप्त अध्ययन करवा देता हूँ, एकदम संक्षिप्त अध्ययन। जैसे देखेंगे पहली अनुसूची। ठीक है, पहली अनुसूची में क्या बोला गया है? यहाँ पर देखिए अनुसूची, यहाँ पर अनुसूची है आपका, ये पहली अनुसूची है यहाँ पर। ठीक है, अनुसूची
पहली अनुसूची। पहली अनुसूची में क्या बोला गया है? तो पहली अनुसूची में आप लोग याद रखेंगे राज्य और संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। राज्य प्लस संघ राज्य क्षेत्र का वर्णन है। ठीक है। दूसरी अनुसूची है, दूसरी अनुसूची में क्या बोला गया है? तो दूसरी अनुसूची में आपका वेतन बोला गया है। ठीक है। तीसरी अनुसूची है, तीसरी अनुसूची में क्या बोला गया है? तो तीसरी अनुसूची में आप लोग शपथ के बारे में देखेंगे। ठीक है। चौथी अनुसूची में क्या बोला गया है? राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। ठीक है। चौथी अनुसूची है। पांचवी अनुसूची है, पांचवी अनुसूची में क्या बोला गया है? बताइए आप लोग। अनुसूचित क्षेत्रों के जनजाति प्रशासन के बारे में। ठीक है। छठी अनुसूची में क्या बोला गया है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जनजाति के बारे में। ठीक है। छठी अनुसूची है। सातवीं अनुसूची देखिए, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग। सातवीं अनुसूची संघ सूची। सातवीं अनुसूची में क्या बोला गया है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में आपको बताया गया। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में। संघ सूची में कितने विषय हैं? तो लिख दीजिएगा, संघ सूची में 100 विषय हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? तो 52 विषय हैं। ठीक है। आठवीं अनुसूची है। आठवीं अनुसूची में जानते ही हैं, भाषा के बारे में बोला गया। नौवीं अनुसूची है, न्यायिक पुनर्विलोकन की बात करता है। न्यायिक पुनर्विलोकन की बात करता है। 10वीं अनुसूची क्या बोला गया है? 10वीं अनुसूची में दल बदल है। दल बदल है। 11वीं अनुसूची है। 11वीं अनुसूची में पंचायत के बारे में बताया गया। ठीक है। और 12वीं अनुसूची देखिए, 12वीं अनुसूची में यहाँ लिखता हूँ जगह नहीं रहने के कारण। 12वीं अनुसूची में नगर पालिका। ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये 12 अनुसूची हुआ है। इसे आप लोग ध्यान पूर्वक देख लेंगे और नोट डाउन भी कर लेंगे। देख लीजिए यहाँ पर पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी तक यहाँ पर है। 7वीं अनुसूची यहाँ पर दिखाई दे रहा है। 7वीं अनुसूची संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8वीं में भाषा है। 9वीं में न्यायिक पुनर्विलोकन है। 10वीं में दल बदल। 11वीं में पंचायत है। और 12वीं अनुसूची आपका नगर पालिका का चर्चा है। ठीक है। तो इस प्रकार 12 अनुसूची है, जिसका एक मैंने आपको संक्षिप्त अध्ययन करवाया और उसी अनुसूची पर आधारित मैंने आपको कुछ प्रश्न भी करवाए। तो आप लोगों को अनुसूची का ये टॉपिक बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक को लेकर उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत।